रहस्य हैं और सबसे बड़ा एक सवाल है कि जिस शख्स की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसको क्या कहेंगे आप? डाकू कहेंगे या क्रांतिकारी कहेंगे, क्या कहेंगे? तो ये खैर फैसला आप लोगों का होगा। मैं सिर्फ पूरी कहानी पर आता हूँ। इस देश में बहुत सारे डाकू हुए, बड़े बड़े नामचीन डाकू हुए, और जब डाकू की हम बात करते हैं तो चंबल की बात करते हैं और ऐसा लगता है कि चंबल ही जो है वो डाकुओं की जागीर है। लेकिन कुछ डाकू ऐसे भी हुए जो चंबल के बाहर पैदा हुए, चंबल के बाहर उनकी ज़मीन रही, चंबल के बाहर उनका आतंक रहा, चंबल के बाहर उनकी बादशाहत रही। और ऐसे ही एक डाकू जो यूपी के अंदर जो पैदा हुआ, और यूपी में ही मुरादाबाद एक जगह है, वहाँ पे मुरादाबाद में एक छोटी सी और जगह हरथला, उस गांव में पैदाइश हुई। और आगे चलकर उस डाकू ने जो काम किया, कहते हैं कि अंग्रेज़ों के छक्के छूट गए थे और अंग्रेज़ कई साल परेशान रहे सिर्फ इससे निपटने के लिए, और वो सीधे सीधे अंग्रेज़ों को चुनौती देता था। जिस शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है सुल्ताना डाकू। और सुल्ताना डाकू कोई मिथ नहीं है, कोई ऐसी नहीं कि कहानी है, ये सचमुच में है, क्योंकि सारा इसके कानूनी दस्तावेज़ है। अगर कभी आप नजीबाबाद या इस तरफ जाएँ तो एक पुलिस स्टेशन है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वहाँ पे सारे दस्तावेज रखे हुए उस वक्त के FIR और वो सारी चीज़ें। हालांकि वो पर्शियन और अरबी में है, क्योंकि ये बात 20वीं सदी के दूसरे दशक की है। मतलब शुरुआत उस वक्त जब हम लगभग 100 साल हो गए इस बात को, और अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, हम गुलाम थे। तो इसी मुरादाबाद के पास एक हरतला गाँव है, वहाँ पर एक लड़का पैदा होता है, उसका नाम सुल्तान रखा गया था। तो शुरू में उसका नाम सुल्तान था। ये भातू जाति से आता था। भातू जाति, हिंदुस्तान में बहुत सारी अलग अलग जातियां हैं, तो उनमें से भातू मतलब घुमंतू, खाना बदोश, जिनका कोई एक परमानेंट ठिकाना नहीं होता, वो इधर से उधर जाते हैं। तो ये भातू जाति से था और वहीं पे पैदा हुआ, बड़ा हुआ। अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो उस वक्त कई ऐसे हो रहा था कि अंग्रेज़ कुछ धर्मांतरण भी करा रहे थे, ईसाई भी बना रहे थे। तो इसके पिता और जो दादा और नाना थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के कुछ कैंप में भेजा। तो सुल्तान जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि अंग्रेज़ बड़ा जुल्म करते हैं, हक मारते हैं और ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की बात कर रहे हैं। तो वो अपने माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कैंप छोड़कर भाग गया, और कैंप छोड़ने के बाद वो एक तरह से बागी हो गया, और उसने कहा कि अब इन अंग्रेज़ों से कुछ बदला लेना है। उम्र थी सिर्फ लगभग 17 साल, और 17 साल में ही सुल्तान डाकू बन गया, और उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, अंग्रेज़ों को लूटना, अंग्रेज़ी ख़जाने को लूटना। क्योंकि सुल्तान का ये मानना था कि ये जो ख़जाना और बाकी चीज़ें हैं ये सब हिंदुस्तानियों का है। तो अंग्रेज़ों को लूटना, अंग्रेज़ी ख़जाना लूटना, और उन लोगों को लूटना जो अंग्रेज़ी राज्य में अंग्रेज़ों की मदद करके पैसे कमा रहे हैं, बड़े बड़े ज़मींदार, बड़े बड़े बिजनेसमैन। तो उसने ये एक टारगेट बनाया और धीरे धीरे करीब 100 लोगों का एक गिरोह खड़ा कर लिया, और इसका जो अड्डा हुआ वो नजीबाबाद के जंगल। उस ज़माने में जो देहरादून और उस तरफ जाने के लिए एक नजीबाबाद से ही आपको जाना पड़ता था, और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और ये पूरा एक बेल्ट था नजीबाबाद का, वो जंगलों से और उससे घिरा हुआ था, और वो बड़ा सही लोकेशन था सुल्तान के लिए। तो उसने नजीबाबाद के जंगलों को अपना ठिकाना बनाया, और जो भी कारवां गुजरता वहाँ से अंग्रेज़ों का, उनको लूटता। इसके अलावा फिर जो बड़े बड़े ज़मींदार, व्यापारी, उनको लूटता। और धीरे धीरे फिर उसका नाम सुल्तान से सुल्ताना डाकू पड़ गया। देखते ही देखते अंग्रेज़ों के लिए वो सरदर्द हो चुका था। अंग्रेज़ ने पकड़ने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो हाथ नहीं आता, और उसका गैंग और गिरोह बढ़ता गया, और अंग्रेज़ परेशान। दूसरा काम ये किया कि लूटने के साथ सुल्ताना डाकू ने जो पैसे लूटता, तो वो उस वक्त उसका एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट देता, आसपास अपने गाँव और इधर उधर। तो उसकी वजह से ये हुआ कि उसकी इमेज जो है लोगों के अंदर एक भले इंसान की बन गई। फिर बात ये हुई कि ये अंग्रेज़ों का दुश्मन है, अंग्रेज़ों को लूटता है, गरीबों में बांटता है, जो अंग्रेज़ के साथी हैं उनको भी लूटता है। तो उस वक्त तक थोड़ी सी आज़ादी की भी बिगुल बजने लगी थी शायद। तब गांधी जी, ये जो दौर था इसके डाकाजनी का, उस वक्त बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे थे।
तो यहाँ लगातार वो जिस तरीके का काम कर रहा था, तो कुछ लोगों का मानना ये भी था कि एक तरह से वो अंग्रेज़ों से लोहा ले रहा था। और लोहा कैसे लेता था? वो अंग्रेज़ों के ख़जाने को सीधा लूट कर, क्योंकि उसका मानना था कि ये ख़जाना के ऊपर हक हिंदुस्तानियों का है, और वो लूट के हिंदुस्तानियों में बांट देता था। तो इस तरीके से लोहा ले रहा था। काफ़ी इसको लेके रोकने की कोशिश की गई, लेकिन नजीबाबाद के जंगल और उसमें जाकर इसको ढूंढना पकड़ना बड़ा मुश्किल काम इसलिए था कि जिन लोगों को ये ख़जाना बांटता, वो सारे जो लोग थे वो सुल्ताना डाकू के मददगार हो गए। कभी कोई राज कोई बाहर नहीं निकालता, अगर सुल्ताना आता तो वो उसको पनाह भी देते, रखते अपने साथ, और कोई भी सुल्ताना के ख़िलाफ़ नहीं जाता। तो एक बड़ी लोग जो है ढाल बने हुए थे, और इस वजह से सुल्ताना तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। उसके इन चीज़ों के चर्चे इतने हुए, और सुल्ताना डाकू ने चूँकि अंग्रेज़ों के ज़माने में ट्रेन तक में से अंग्रेज़ों के ख़जाना लूटा है, और ये सब कहानियाँ आई उस वक्त लोगों तक पहुँची, तो फिर सुल्ताना डाकू के दिलेरी के भी चर्चे होने लगे। फिर उसकी रॉबिन हुड वाली इमेज के तो चर्चे हो ही रहे थे। धीरे धीरे वो इतना मशहूर होता गया उस ज़माने में कि कहते हैं कि एक अंग्रेज़ लेडी जो हिंदुस्तान आई थी अपने हस्बैंड के साथ, वो सुल्ताना डाकू की फ़ैन हो गई, और सुल्ताना डाकू से एक तरह से उसको इश्क हो गया। उसने कई मैसेज भिजवाए सुल्ताना डाकू तक, लेकिन सुल्ताना डाकू को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, और ये वाक़या है पूरा। और उसकी वजह ये कि सुल्ताना डाकू ने एक बार एक लड़की को किडनैप किया था जो नाच गाने का काम करती थी। उसका नाम था पुलकन वान। इसके बारे में कहते हैं कि पुलकन वान वही थी जो बाद में आगे चलकर जिसका नाम पुतली बाई हुआ। डाकू एक पुतली बाई भी आप लोगों ने सुना होगा। तो सुल्ताना डाकू को पुतली बाई से कहीं इश्क हो गया था, लेकिन ऑलरेडी उसकी शादी हो चुकी थी, एक बेटा था। तो उसके चर्चे इस तरीके से थे कि अंग्रेज़ लेडी भी उसके पीछे दीवानी हो रही थी। इस दौरान में कई ऐसे बड़े इसने लूट को अंजाम दिया, जिससे जो बात नजीबाबाद से भी बाहर निकल कर आई, दिल्ली तक पहुंची, और फिर इसकी कि सुल्ताना डाकू जो है वो लगातार सरदर्द बना हुआ परेशान हो रहा है, और पूरी अंग्रेज़ की जो मशीनरी है वहाँ पे लगी हुई, और उसको पकड़ने में वो नाकाम हो रहे हैं। फिर बहुत सारे ऐसे जो अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहे थे, बड़े बड़े ज़मींदार, उनको लूटना, वो अलग परेशान, वो अपनी शिकायतें लेकर पहुँचते थे। और फिर एक ज़माना ऐसा आया कि कारवां और सिक्योरिटी बढ़ गई, जिनको भी जाना होता था देहरादून की तरफ, और चूँकि देहरादून में ही गवर्नर बैठते थे उस वक्त, तो नजीबाबाद से ही होकर जाना, और आपके पास कोई रास्ता है नहीं, और नजीबाबाद के आसपास ही घात लगाकर सुल्ताना डाकू के लोग बैठे होते थे। तो बहुत सारे बड़े बड़े कारवां के साथ गुजरने लगे, लेकिन उस तमाम सुरक्षा के बावजूद कई ऐसे हमले किए और उन ख़जाने को लूटा, और अंग्रेज़ों को बड़ी शर्मिंदगी हुई। करीब 100 लोग, 100 डकैत गिरोह में थे सुल्ताना के। तो धीरे धीरे जब उसकी ये सारी लूट मार, और चूँकि उसका ये था कि सुल्ताना डाकू के बारे में ये भी है कि उसके ने कभी किसी को जान से नहीं मारा, लूटपाट की और निकल गया, और कभी किसी गरीब को नहीं लूटा। बल्कि ये भी है कि अगर वो कई बार इसके गैंग होता था और कहीं जाना है, कुछ सामान लेना है, तो किसी दुकान से सामान लेता था, तो जो रेट होता था उसका डबल पैसा देता था, और जो गरीबों को तंग करता था ये उसके बारे में भी रिपोर्ट लेकर फिर उनकी मदद करता था। तो इसकी पूरी एक वो बनी हुई थी लोगों के बीच में, और यही वजह है कि जब इसका आतंक बढ़ता गया तो अब अंग्रेज़ परेशान हो गए। उस वक्त कुमाऊं मंडल, चूँकि ये पूरा जो नजीबाबाद का एरिया था उसी के अंडर में आता है ये पूरा, तो उस वक्त वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर थे वो मिस्टर पर्सी विंडम, इनके पास काफ़ी शिकायतें आई कि सुल्ताना डाकू का लगातार ये बढ़ता जा रहा, और उस इलाके में चूँकि लूटपाट होती तो जिम्मेदारी इनको अंग्रेज़ी सरकार को और बाकी को रिपोर्ट लिखाना, बताना। तो वो भी परेशान, काफ़ी कोशिश कर ली सुल्ताना डाकू के गिरोह में सेंध मारने की, पता करने की, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जिम कॉर्बेट आप लोग जो जानते हैं, जो मशहूर शिकारी इंग्लैंड के, जिनके नाम पे जिम कॉर्बेट है, और ये नजीबाबाद और ये पूरा एरिया जो है उसी की इर्द गिर्द है, तो जंगलों में और ये सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी थी। तो जिम कॉर्बेट को भी फिर अंग्रेज़ पुलिस ने हायर किया और कहा कि आप सुल्ताना डाकू के को पकड़ने में मदद करें, उसे मारने में मदद करें। जिम कॉर्बेट भी काफ़ी टाइम तक लगे रहे सुल्ताना डाकू के पीछे, लेकिन वक्त बीतता गया, सुल्ताना डाकू की वारदात बढ़ती गई, अंग्रेज़ के ख़जाने लुटते गए, सुल्ताना डाकू हाथ नहीं आया। जब ये सारी चीज़ें नाकाम हो गई, तब आखिर में फिर एक उस वक्त अंग्रेज़ यंग
पुलिस अफसर थे जिन्होंने बहुत सारे ऐसे गैंग का खात्मा किया था। उसका नाम था फ्रेडी यंग। तो फिर यह तय हुआ कि सुल्ताना डाकू को और तो कोई पकड़ नहीं सकता, तो फ्रेडी यंग को यह काम सौंपा गया। फ्रेडी यंग काफ़ी अपने उस वक्त के हिसाब से बड़ी तेज़, चालाक, शातिर। फ्रेडी यंग को यह काम दिया गया। और फ्रेडी यंग को काम देने के पीछे एक वजह यह भी थी कि सुल्ताना डाकू ने जब ये डाकाजनी शुरू की, उस वक्त ये बंदूक और ये सारी चीज़ें बड़ी नायाब चीज़ें होती थी। मतलब अगर एक आदमी के हाथ में बंदूक है तो एक पूरा का पूरा गांव देखने चला आता था कि बंदूक होता कैसे, इसमें से गोली निकलती कैसे, ऐसी चीज़ थी। और सुल्ताना डाकू के गिरोह के पास वो सारी बंदूकें थी, क्योंकि उसने अंग्रेज़ों से ही लूटा था। सुल्ताना डाकू की खासियत ये थी कि वो मुंह में चाकू छुपा कर रख सकता था और वक्त आने पे वो उस चाकू का इस्तेमाल कर सकता था मुंह से निकाल कर। ये उसके अंदर एक कला थी। तो आखिर में फिर फ्रेडी यंग को इस काम को सौंपा गया कि सुल्ताना डाकू को पकड़ने में आप मदद करो। फ्रेडी यंग फिर नजीबाबाद पहुंचते हैं। सबसे पहले वो हालात का जायज़ा लेते हैं, लोगों से, और जितने भी डाकाजनी हुई ये सारी चीज़ें पता करते हैं। उसी दौरान में वहाँ पे एक ज़मींदार के घर में डकैती हुई थी, और जब डाका हुआ पड़ा तो गोलियाँ चली। उसके बाद कहते हैं सुल्ताना डाकू वापस चला गया। तो लगा कि वो चला गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वापस फिर आया, जबकि उसे पता था कि गोली वोली चली, अब खतरा ज़्यादा है, लेकिन उस खतरे के बाद भी वापस आता है और फिर वो लूटपाट करता है और चला जाता है। तो ये बात भी उस ज़मींदार के ज़रिए पुलिस, और तब फ्रेडी यंग वहाँ तक पहुँच चुके थे, तो वो ज़मींदार भी अब बदला लेना चाहता था सुल्ताना डाकू से। और इस ज़मींदार के यहाँ भी जब डाका डाला, सुल्ताना डाकू की एक खासियत थी कि वो जितने भी ज़मींदार और या इवन अंग्रेज़ों के ख़जाने को जब लूटता था बड़ा, तो वो एक लेटर भेजता था और कहता था कि मैं इस दिन लूट के लिए आ रहा हूँ और ये लूट के जाऊँगा। तो मतलब ऐसी दिलेरी थी कि वो बाकायदा पहले से आगाह करके जाता था। और हालांकि ये रिस्क था एक तरह के, फिर सुरक्षा बढ़ जाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो भेस बदल कर बाकी तरीक़ों से पहुँचता और लूट मार करके चला जाता। तो फ्रेडी यंग जब जहाँ पहुँचे ऑपरेशन सुल्ताना के लिए, तो बाकायदा 300 जवानों की एक टीम बनाई गई। मतलब उस वक्त ये जो दौर है आज़ादी को लेकर इतनी ज़्यादा बहुत बिगुल नहीं बजा था अभी, क्योंकि अभी गांधी जी लौटे नहीं थे। तो किसी एक डाकू को पकड़ने के लिए इस तरीके की चीज़ें, मैं पहली बार था कि अंग्रेज़ों ने इतनी बड़ी एक टीम बनाई, और ये रिकॉर्ड है कि एक सुल्ताना डाकू के लिए 300 लोगों की एक टीम बनाई गई फ्रेडी यंग की अगुवाई में। और इसमें वो सारे छांट कर सिपाहियों को रखा गया जो ऐसे जंगलों में और ऐसे मौके पे काम कर सकते हैं। सारे उस वक्त के हिसाब से जो आधुनिक हथियार थे वो इनको मुहैया कराए गए पूरी टीम को। और इसमें 50, तो सिर्फ इस 300 में से 50 घुड़सवार रखे गए, क्योंकि जंगल का मामला था और जो सुल्ताना डाकू है वो हमेशा घोड़े पे ही डाका डालने जाता था। और सुल्ताना डाकू के पास अपना एक घोड़ा था जिसके बड़े चर्चे थे। उस घोड़े का नाम उसने महाराणा प्रताप सिंह के जो घोड़ा था चेतक, उसके नाम पे अपना घोड़ा रखा हुआ था, और वो बहुत तेज़ भागता था। तो डाकू सुल्ताना का भी घोड़ा जो था वो चेतक था। तो इधर भी 50 घुड़सवार रखा ताकि मुकाबला किया जा सके। और फिर 300 लोगों की टीम ने मतलब पूरे यूपी में अलग अलग जगहों पे एक के बाद एक छापे मारने शुरू किए। कई बार छापे पड़े, लेकिन सुल्ताना डाकू हाथ नहीं आया। 2 इंसिडेंट ऐसा हुआ, और इस फ्रेडी यंग की इस पूरी कार्रवाई में जिम कॉर्बेट भी फिर मदद कर रहे थे, क्योंकि ये इलाका उनका देखा हुआ था। तो फ्रेडी यंग ने उनको अपने साथ लिया था। 2 मौके ऐसे आए जब सुल्ताना डाकू और फ्रेडी यंग आमने सामने, और कहते हैं कि फ्रेडी यंग को सुल्ताना डाकू मार सकता था और वो घिर गए थे, लेकिन सुल्ताना डाकू ने बख्श दिया, जान नहीं ली। सेम जिम कॉर्बेट के साथ हुआ। जिम कॉर्बेट भी एक बार घिर गए, सुल्ताना डाकू मार सकता था लेकिन जान बख्श दी। ये 2 इंसिडेंट हुए थे। इसका आगे चल के क्या फ़ायदा होता है ये आगे बताऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे छापे मारे, लेकिन पकड़े नहीं गए। सुल्ताना डाकू नहीं पकड़ा गया और ये लोग कोशिश में लगे रहे। इसी दौरान में ये जो एक ज़मींदार के यहाँ डाका पड़ा था वो बदला लेना चाहता था। फिर कुछ ऐसे लोग जो इस गैंग के थे जो पकड़े गए थे पहले सुल्ताना डाकू के, उनको फ्रेडी यंग ने टटोलना खंगालना शुरू किया, भरोसे में लेना शुरू किया, और फिर कहने लगा कि हम तुम्हें इनाम भी देंगे, ये भी देंगे, तुम्हारे जुर्मों को माफ़ भी कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें करते करते धीरे धीरे लोकेशन पता चला। एक दिन फिर एक ने मुखबिरी कर दी इसी ज़मींदार के ज़रिए, और ये बताया कि सुल्ताना डाकू अपने ख़ास लोगों के साथ नजीबाबाद के जंगल में है। एग्जैक्ट लोकेशन भी बताया। फ्रेडी यंग
जिम कॉर्बेट, ये सब अपने स्पेशल पूरी जो 300 की टीम थी वो अचानक पहुंचते हैं। सुल्ताना डाकू इसके लिए तैयार नहीं था। 14 दिसंबर 1923, 14 दिसंबर 1923 नजीबाबाद के जंगल से डाकू सुल्ताना पहली बार पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उसे नैनीताल जेल में ले जाया जाता है। नैनीताल जेल में रखा जाता है। इसके बाद फिर उसको आगरा जेल शिफ्ट कर दिया जाता है। मुकदमा चलता है, दिसंबर में ये गिरफ्तार हुआ था और करीब 7 महीने मुकदमा चलता है। 14 दिसंबर 1923 को गिरफ्तार हुआ और 7 जुलाई 1924 को सुल्ताना डाकू और उसके साथियों, जो 15 साथी थे, 14, इन 15 के 15 लोगों को आगरा की जेल में फांसी दे दी जाती है। पूरी ज़िंदगी सुल्ताना डाकू ने एक दावा किया था कि उसने कभी किसी का कत्ल नहीं किया। अंग्रेज़ भी जो मुकदमा चलाते हैं वो सिर्फ एक कत्ल के लिए, एक मुखिया का कत्ल था, और कहते हैं कि उस डकैती के दौरान किसी हादसे की वजह से उस मुखिया की जान चली गई थी। लेकिन फांसी देने के लिए ये ज़रूरी था, वरना फिर वो उम्र कैद और बाकी चीज़ें होती अंग्रेज़ी कानून के हिसाब से। तो उस एक मुखिया के कत्ल का केस बनाया गया और उसमें सुल्ताना डाकू को फांसी दी गई उसके 14 साथियों के साथ। इसके अलावा जो सुल्ताना डाकू की मदद करने वाले थे या उसको पनाह देते थे, ऐसे 40 लोगों को और गिरफ्तार किया गया और उन 40 के 40 लोगों को सज़ा के तौर पर काला पानी भेजा गया। कहते हैं कि गिरफ्तार खुद फ्रेडी यंग ने किया, लेकिन ये फ्रेडी यंग गिरफ्तारी के बाद जब मुकदमा चला तो फ्रेडी यंग ही वो अफसर था पुलिस, जो अंग्रेज़, जो आगे आया और उसने अदालत से ये कहा कि इसको मौत की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। फ्रेडी यंग ने सुल्ताना डाकू के साथ हमदर्दी दिखाई और कहा कि इसको मतलब डेथ पेनल्टी इसके लिए बहुत ज़्यादा है। कहते हैं शायद इसकी एक वजह ये भी है कि उसने उसका एक इंसानी पहलू देखा था। फ्रेडी यंग एक बार घिर गया था और चाहता तो सुल्ताना डाकू उसको मार सकता था, लेकिन उसने उसकी जान बख्श दी। जिम कॉर्बेट ने भी अपनी उसके बाद एक किताब लिखी और उस किताब में लिखा है कि सुल्ताना डाकू एक के साथ मतलब मौत की सज़ा नहीं होनी चाहिए थी। तो इन लोगों ने, जिन्होंने पकड़ा, उन्होंने खुद अदालत में कहा कि इसको मौत की सज़ा ना दें, बल्कि इसकी थोड़ी सी वो माफ़ कर दें। लेकिन अदालत ने ऐसा माना नहीं, और चूंकि इसकी वजह ये थी कि अंग्रेज़ों के बहुत ख़जाने लूटे थे, बहुत खर्चा हो गया था अंग्रेज़ों का पकड़ने के लिए। 300 लोगों की स्पेशल टीम बनाई गई थी, फ्रेडी यंग को बुलाया गया था। तो और दूसरा, अंग्रेज़ एक मैसेज देना चाहता था, क्योंकि उसका ये भी था कि इसके ज़रिए कहीं भारत की आज़ादी और क्रांति के बिगुल ना बजे, तो लोगों में ये डर और खौफ हो। तो इन सारी चीज़ों को सामने ध्यान रखते हुए अंग्रेज़ों ने फांसी से कम पे बात नहीं की और आनन फानन में सिर्फ 7 महीने के अंदर सारा मुकदमा भी चला, फैसला भी हुआ और फांसी भी दी गई। फांसी से एक दिन पहले कहते हैं कि आगरा जेल में फ्रेडी यंग डाकू सुल्ताना से मिलने गया। तारीख मालूम था कि अगले दिन फांसी होनी है, 7 जुलाई 1924। 6 जुलाई को फ्रेडी यंग ने मुलाकात की और जब फ्रेडी यंग मिलने के लिए गया तो डाकू सुल्ताना ने ये कहा कि मैं नहीं चाहता हूँ, उसका एक बेटा था, कि मेरा बेटा कभी डाकू बने, मेरे रास्ते पर चले, और या मेरे बेटे को कभी कोई गाली दे मेरा नाम लेकर और वो अपने बाप को एक गाली की तरह समझे, एक बुरा आदमी समझे। मैं उसको पढ़ाना लिखाना, एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ। तो फ्रेडी यंग ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को लायक बनाऊँगा। इसके बाद उसने वादा किया और वादा निभाया। 7 जुलाई की जब फांसी हो गई, फ्रेडी यंग ने डाकू सुल्ताना के बेटे और बीवी को, उस वक्त बेटा छोटा था बहुत, यहाँ से भोपाल ले गए और भोपाल में एक जगह पर उन दोनों को रखा अपनी निगरानी में, अपनी हिफाजत में। और सब कुछ करने के बाद जब वो उसकी यहाँ से नौकरी ख़त्म होने लगी तो फिर फ्रेडी यंग इंग्लैंड जाता है और डाकू सुल्ताना के बेटे को अपने साथ इंग्लैंड ले गया। वहाँ उसने उसे पढ़ाया लिखाया। उसके बाद का ये नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन ये जो आखिरी थी कि उसने पढ़ाया लिखाया और उसका ये था कि वो उसको पुलिस अफसर बनाएगा। लेकिन फ्रेडी यंग ने डाकू सुल्ताना से दिया हुआ अपना वादा पूरा किया। मौत के बाद उसकी बीवी की परवरिश की, बेटे को अपना, बल्कि ये भी है कि फ्रेडी यंग ने अपना नाम भी दिया उसके बेटे को, क्योंकि वो चाहता नहीं था कि सुल्ताना डाकू का नाम इससे साथ जुड़े। तो एक वो होते हुए भी उसने पूरा इस बात का ख्याल रखा। फ्रेडी यंग ने इस चीज़ को पूरा किया। उसने सुल्ताना डाकू के बेटे को अपना नाम दिया, पढ़ाया लिखाया और यहाँ से इंग्लैंड ले गया। तो ये थी पूरी कहानी डाकू सुल्ताना की, जिसके ऊपर
लोकगीत है जिसके ऊपर अलग अलग कहानियाँ बनती हैं, पूरे यूपी में आज भी चले जाइए। फिल्में बनी हैं, किताबें लिखी गई हैं, गाने गाए जाते हैं। एक सुल्ताना डाकू के ही नाम से फिल्म बनी थी जिसमें दारा सिंह ने लीड रोल किया था, सुल्ताना डाकू का रोल प्ले किया था। कुछ लोग डाकू कहते हैं, कुछ लोग क्रांतिकारी कहते हैं, क्योंकि सिर्फ अंग्रेज़ों को ही लूटता था और किसी की जान नहीं लेता था। लेकिन इसमें सुल्ताना की अपनी कहानी और साथ साथ में जिस शख्स ने सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार किया उसकी भी इंसानू पहलू ये था कि उसने सुल्ताना डाकू की ख्वाहिश पूरी की और एक डाकू के बेटे को अपना नाम देकर उसे पढ़ाया लिखाया, अपने साथ इंग्लैंड ले गया। ये थी कहानी आज की। अब आपसे